आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करते हुए पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने आतंकी फंडिंग और अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल पाए जाने के बाद कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर 5 साल की पाबंदी लगा दी है। जिन संगठनों पर पाबंदी लगाई गई है उनमें कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, रिहैब इंडिया फाउंडेशन, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों के खूनी खेल और काले कारनामों की एक लिस्ट भी जारी की है। इससे पता चलता है कि ये सारे संगठन देश के कई राज्यों में दंगा करवाने, हत्याएं करवाने, देश के खिलाफ साजिश रचने में लिप्त रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने देश भर में 2 बार छापेमारी कर इस संगठन के 300 से ज्यादा सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई 22 और 27 सितंबर को की गई थी। 22 सितंबर को छापेमारी में 106 पीएफआई कार्यकर्ता और नेता गिरफ्तार किए गए, जबकि 27 सितंबर को 247 गिरफ्तार किए गए या हिरासत में लिए गए थे। पीएफआई के तार खतरनाक आतंकी संगठन आईएसआईएस से भी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इसका इरादा देश के लोगों में भय पैदा करना था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने खतरनाक संगठन को सिर्फ 5 साल के लिए बैन क्यों किया गया है, इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध क्यों नहीं लगा दिया जाता? क्या 5 साल बाद फिर से यह संगठन संचालित होने लगेगा? हाल ही में एनआईए और तमाम राज्यों की एजेंसियों ने पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी कर 300 से ज्यादा सदस्यों को हिरासत में लिया था। आइए विस्तार से जानते हैं आखिर पीएफआई है क्या, किस तरह से काम करता था, इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है। सबसे पहले पीएफआई के बारे में जानिए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का गठन 17 फरवरी 2007 को हुआ था। यह संगठन दक्षिण भारत के 3 मुस्लिम संगठनों का विलय करके बना था। इनमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का मनीथा नीति पसराई शामिल थे। पीएफआई का दावा है कि इस वक्त देश के 23 राज्यों में यह संगठन सक्रिय है। देश में स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट यानी सिमी पर बैन लगने के बाद पीएफआई का विस्तार तेजी से हुआ। कहते हैं छद्म रूप से सिमी का विस्तार पीएफआई के रूप में हुआ है। सिमी एक आतंकी संगठन था और आपको याद होगा कि एक समय पर किस तरीके से एक एक करके सिमी के भी तार खुलते चले गए थे और पता लगा था कि सिमी कितनी खतरनाक गतिविधियों में शामिल था। कर्नाटक, केरल जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में इस संगठन की काफ़ी पकड़ बताई जाती है। इसकी कई शाखाएं भी हैं। गठन के बाद से ही पीएफआई पर समाज विरोधी और देश विरोधी गतिविधियां करने के आरोप लगते रहे हैं। अब ये इनको पैसा कहाँ से मिलता है, यानी पीएफआई को फंड कैसे मिलता है, ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब आपको देते हैं। पिछले साल फरवरी में प्रवर्तन निदेशालय ने यानी ईडी ने पीएफआई और इसकी स्टूडेंट विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के 5 सदस्यों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट दायर की थी। ईडी की जांच में पता चला था कि पीएफआई का राष्ट्रीय महासचिव के रऊफ गल्फ देशों में बिजनेस डील की आड़ में पीएफआई के लिए फंड इकट्ठा करता है। ये पैसे अलग अलग जरिए से पीएफआई और सीएफआई से जुड़े लोगों तक पहुंचाए गए। जांच एजेंसी के मुताबिक लगभग 1.36 करोड़ 1,36 लाख रुपए की रकम आपराधिक तरीके से प्राप्त की गई। इसका एक हिस्सा भारत में पीएफआई और सीएफआई की अवैध गतिविधियों के संचालन में खर्च किया गया। सीएए के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन, दिल्ली में 2020 में हुए दंगों में भी इस पैसे के इस्तेमाल की बात सामने आई थी। पीएफआई द्वारा 2013 के बाद पैसे ट्रांसफर और कैश डिपॉजिट करने की गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। जांच एजेंसी का कहना है कि भारत में पीएफआई तक हवाला के जरिए पैसा आता है। अब जानिए इस संगठन पर किस तरह के आरोप लगे हैं। पीएफआई एक कट्टरपंथी संगठन है। 2017 में एनआईए ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। एनआईए जांच में इस संगठन के कथित रूप से हिंसक और आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने की बात आई थी। एनआईए के डोजियर के मुताबिक ये संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। ये संगठन मुस्लिमों पर धार्मिक कट्टरता थोपने और जबरन धर्मांतरण कराने का काम करता है। एनआईए ने पीएफआई पर हथियार चलाने के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाने का भी आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, ये संगठन युवाओं को कट्टर बनाकर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाता भी है। गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर लगे आरोपों की एक लिस्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि पिछले कुछ सालों में देश के विभिन्न राज्यों में हुई हत्याओं में पीएफआई का हाथ रहा है। केरल में अभिमन्यु की 2018 में, ए संशीत की नवंबर 2021, नंदू की 2021 में हुई हत्याओं में इसी संगठन का हाथ बताया जा रहा है। इसके अलावा तमिलनाडु में 2019 में रामलिंगम, 2016 में शशि कुमार, कर्नाटक में 2017 में शरद, 2016 में आर रुद्रेश, 2016 में ही प्रवीण पुजारी और 2022 में प्रवीण नेट्टारू की नृशंस हत्याएं भी इसी संगठन ने करवाई थी। इन हत्याओं का एकमात्र मकसद देश में शांति भंग करना और लोगों के मन में डर पैदा करना था।
4 जुलाई 2010 को केरल में प्रोफेसर टीजे जोसेफ के दाहिने हाथ की हथेली काट दी गई थी। पीएफआई मलयाली प्रोफेसर जोसेफ से नाराज था। संगठन का मानना था कि जोसेफ ने कॉलेज की परीक्षा में कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसका बदला लेने के लिए पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने जोसेफ के दाहिने हाथ की हथेली काट दी थी। इस घटना के आरोपियों को एनआईए ने गिरफ्तार किया था। गृह मंत्रालय के अनुसार इस संगठन का ताल्लुक आतंकवादियों से है। संगठन के सदस्य सीरिया, इराक, अफगानिस्तान में जाकर आईएस के आतंकी समूहों में शामिल हुए, कई वहां मारे भी गए। कुछ को विभिन्न राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने गिरफ्तार किया। इसके आतंकवादी संगठन जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के साथ भी संबंध है। यह संगठन देश में हवाला और चंदे के माध्यम से पैसा इकट्ठा कर कट्टरपंथ फैला रहा है, युवाओं को बरगलाकर उन्हें आतंकवाद में धकेल रहा है। पीएफआई के टारगेट पर प्रधानमंत्री मोदी भी थे। प्रवर्तन निदेशालय ने पीएफआई को लेकर एक और सनसनीखेज खुलासा किया है। अधिकारियों ने दावा किया है कि इस साल जुलाई में बिहार की राजधानी पटना में पीएफआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले करने की खतरनाक योजना बनाई थी। इसके लिए संगठन ने पटना में ट्रेनिंग कैंप भी लगाया था और कई सदस्यों को ट्रेनिंग देने का काम किया। इतना ही नहीं, वित्त पोषण के लिए कई विदेशी ताकतों के संपर्क में थे। पीएम मोदी के हर गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक केवल पीएम मोदी पर ही हमले नहीं, बल्कि पीएफआई अन्य हमलों के लिए भी टेरर मॉड्यूल तैयार कर रहा था। क्या पीएफआई ने कभी चुनाव राजनीति में हिस्सा लिया है? हम आपको इस सवाल का जवाब भी देते हैं। पीएफआई खुद को सामाजिक संगठन कहता है। संगठन ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, यहां तक कि संगठन के सदस्यों का रिकॉर्ड भी नहीं रखा जाता है। इस वजह से किसी अपराध में संगठन का नाम आता है तो वही कानूनी एजेंसियों के लिए संगठन पर नकेल कसना मुश्किल हो जाता है। ये अपरोक्ष रूप से सपोर्ट जरूर करता है। 21 जून 2009 को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से एक राजनीतिक संगठन बना। इस संगठन को पीएफआई से जुड़ा बताया गया। कहा गया कि एसडीपीआई के लिए जमीन पर जो कार्यकर्ता काम करते थे वो पीएफआई से जुड़े लोग ही थे। 13 अप्रैल 2010 को चुनाव आयोग ने इसे रजिस्टर्ड पार्टी का दर्जा तक दिया। राजनीति में कितनी सफल रही फिर ये पार्टी एसडीपीआई? कर्नाटक के मुस्लिम बहुल इलाकों में एसडीपीआई सक्रिय रही। खासतौर पर दक्षिण तटीय कन्नड़ और उडुपी में इस पार्टी का प्रभाव देखा गया। इन इलाकों में इस संगठन ने स्थानीय निकाय चुनाव में सफलता भी हासिल की। 2013 तक एसडीपीआई ने कर्नाटक में कुछ स्थानीय निकायों के चुनाव लड़े। इनमें उसे करीब 21 सीटों पर जीत मिली। 2018 में उसे 121 स्थानीय निकायों की सीटों पर जीत मिली। 2021 में उसने उडुपी जिले के 3 स्थानीय निकायों पर कब्जा जमाया। 2013 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहली बार इस पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे। कुल 23 सीटों पर पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे। नरसिंहराज विधानसभा सीट पर एसडीपीआई उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहा था। बाकी सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में एसडीपीआई ने केवल 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। इस बार भी नरसिंहराज सीट को छोड़कर बाकी दोनों उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में एसडीपीआई ने कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश की कुल 28 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। सभी सीटों पर इसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में एसडीपीआई ने 14 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। सभी सीटों पर उसके उम्मीदवारों की जमानत यहां भी जब्त हो गई थी। अब हम आपको बताते हैं क्या पीएफआई और सिमी में कोई संबंध है। अक्सर पीएफआई को सिमी का ही बदला हुआ या रूपांतरित रूप कहा जाता है। दरअसल 1977 में देश में सक्रिय सिमी पर 2006 में प्रतिबंध लगाया गया था। सिमी पर प्रतिबंध लगने के चंद महीनों बाद ही पीएफआई अस्तित्व में आ गया। कहा जाता है कि इस संगठन की कार्यप्रणाली सिमी जैसी ही है। 2012 से ही अलग अलग मौकों पर इस संगठन पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। कई बार इसे बैन करने की मांग हो चुकी है। केवल 5 साल के लिए प्रतिबंध क्यों? अब ये जो सवाल पहले उठाया था उसका जवाब भी जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने बताया कि अभी एनआईए की प्रारंभिक जांच के आधार पर गृह मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया है। अभी इसकी जांच जारी है और चार्जशीट फाइल होनी है। प्रारंभिक जांच में कई अहम सबूत मिले हैं, कई ने गवाही दी, जिसके आधार पर एक बड़ा एक्शन हुआ है। आगे चार्जशीट फाइल करते समय सरकार इन संगठनों पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा सकती है। यह भी सबूत के आधार पर होगा। उपाध्याय कहते हैं किसी भी संगठन को खत्म करने के लिए शुरुआती 5 साल काफी अहम होते हैं। इन 5 सालों में अगर सही से कानूनी शिकंजा कसता है तो इस संगठन के सभी गलत लोगों के तार कट जाएंगे, जो सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि होगी।
झूठी कहानी कहकर खाड़ी देशों से कैसे पैसा जुटाते थे वो भी समझिए। पीएफआई के प्रचारक और सक्रिय सदस्य खाड़ी देशों से ज़कात का पैसा जुटाते हैं। इसके लिए वहां के अमीर कारोबारियों को भारत में मुस्लिमों पर जुल्म की झूठी कहानी बयां करते हैं, फिर उन्हीं पैसों से भारत में आतंक की पाठशाला चलाते हैं। पीएफआई यहां गरीबों की पढ़ाई और बीमारी के नाम पर मदद कर नेटवर्क मजबूत करता है अपना। इसका खुलासा केरल के कोझिकोड से ईडी की गिरफ्त में आए पीएफआई के प्रचारक शफीक पायेद की पूछताछ में हुआ है। शफीक से ईडी के हजरतगंज स्थित कार्यालय में पूछताछ की जा रही है। शफीक की रिमांड 3 अक्टूबर को खत्म होगी। पीएफआई के लिए फंड जुटाने का काम रिहैब इंडिया फाउंडेशन करता है। यही फाउंडेशन ही शफीक को पैसे देता था, जिसे उसने लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों के अलावा दिल्ली और भारत नेपाल सीमा के इलाकों में संगठन को मजबूत करने के लिए खर्च किया। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक फाउंडेशन के जरिए आए पैसे को धार्मिक संस्थानों में लगाया जा रहा है, जहां धर्म के नाम पर जिहाद का संदेश दिया जाता है। इन पैसों से जरूरतमंदों को लालच देकर धर्मांतरण और लव जिहाद तक कराई जा रही है। ईडी को शफीक से पीएफआई का नेटवर्क खाड़ी देशों से जुड़े होने की जानकारी मिली है। शफीक विदेशियों को भी संगठन से जोड़ने का काम कर रहा था। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।